स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें मिलने वाले सिग्नल्स की। हम ये बात देख चुके हैं कि हम किस तरह से एक सैंपल को ट्रीट कराते हैं हमारे एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर, और उसके बाद जो है हमें किस तरह का एक स्पेक्ट्रा मिलता है। स्पेक्ट्रा के अंदर हम बहुत सारे सिग्नल्स को देखते हैं, और हम उन सिग्नल्स को देखिए, सिग्नल के अंदर हम दो चीजें देखते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास कितने सिग्नल हैं, तो कितने सिग्नल हैं ये हमें बताते हैं कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर कितने टाइप के प्रोटॉन्स मौजूद हैं, और कितने जो सिग्नल हैं उनकी पोजीशन क्या क्या है। तो वो पोजीशन हमें बताती है कि किस टाइप के प्रोटॉन्स जो हैं सैंपल के अंदर प्रेजेंट हैं। या थोड़ा सा आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूं तो देखिए, अगर अलग अलग वैल्यूज पर हमें अलग अलग सिग्नल मिल रहे हैं, मान लीजिए एक सिग्नल मुझे मिलता है कोई 0.9 पर, फिर दूसरा 3.4, 5.6, ऐसे मतलब किसी भी पोजीशन पर आपको वैल्यू मिल सकती है। तो जो उसकी पोजीशन होती है सिग्नल की, वो हमें बताती है कि हमारा प्रोटॉन, उसका नेचर कैसा है, उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि हमारे प्रोटॉन के पास जो कोई हेटेरो एटम प्रेजेंट है, या हमारा प्रोटॉन जो है वो किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है, या कोई एलिफेटिक से जुड़ा हुआ है, या कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन जो सब्स्टिट्यूटिंग या इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट है। ये सारी बातें हम सिग्नल को देख करके पता लगाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात जो हम सोच रहे थे, हम मानते थे कि जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं, और हम एज्यूम करते थे कि वो एक ही पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर अपना जो सिग्नल है वो दे देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। उनके केमिकल एनवायरनमेंट के चलते, उनकी केमिकल नेचर के चलते, उनके अंदर क्या हुए, कुछ बदलाव आ गए। उनका जो केमिकल इक्विवेलेंस थे वो नहीं रहे, वो नॉन केमिकली इक्विवेलेंट हो गए, जिसके कारण अलग अलग वैल्यू पर उनका सिग्नल मिला। तो इसी टर्म में थोड़ा सा आगे चलते हुए मेरे पास दो इफेक्ट आते हैं, शील्डिंग और डी शील्डिंग, जिसकी वजह से जो हमारे सिग्नल्स की पोजीशन है वो बदल जाती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूं कि शील्डिंग और डी शील्डिंग होता क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फिनोमिना है शील्डिंग और डी शील्डिंग का, ये थोड़ा सा हम इसको फिजिक्स से रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आप किसी भी एटम के बारे में जानते हैं, तो जो हमारा एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीन चीजें होती हैं। सेंटर में हमारा न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट में चक्कर काट रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर तो चक्कर काटते ही हैं, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ सिनेरियो आपको पता है कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन दोस्तों, आगे जो इंटरेस्टिंग कहानी है वो सुनिए। क्या होता है वास्तव में, जैसे आपने कोई वायर देखी, अब किसी वायर के अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम कब कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है? अगर उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कोई मूवमेंट हो रही है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से दोस्तों वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड या एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो सेम ऐसा ही क्या होता है कि हमारा एक एटम है, जब इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो उन इलेक्ट्रॉन के चक्कर काटने की वजह से, उनकी मूवमेंट की वजह से वहां एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो डिपेंड करता है कि आपके जो कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो प्रेजेंट हैं। और शील्डिंग जो वर्ड मैं आपको बताया कि शील्डिंग कैसे है, देखिए, मान लीजिए आप क्या मान करके चलते हैं कि एक कोई मेरा एटम है, मान लीजिए कि ये मेरा एटम है, ये कुछ एटम है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया एटम का, ठीक है। इसके चारों ओर अब इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटेंगे, ये चक्कर काटेगा इसके चारों ओर, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस को सील्ड करे हुए है, इसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे यानी कि उतनी ही ज्यादा सील्डिंग है। एक और खास बात जो आप देखेंगे वो यहाँ ये होती है कि जो इलेक्ट्रॉन ये सील्ड करते हैं, अब ये जब मूव करेंगे इसके चारों तरफ चक्कर काटने लगेंगे, तो जब ये चक्कर काटेंगे तो चक्कर काटने की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। तो एक तो क्या होता है, मेरे पास एक तो मैग्नेटिक फील्ड होता है जो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ, ये होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। और एक जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों वो होता है जो इंड्यूस्ड हुआ है, यानी कि एक तो मैंने अप्लाई करा था और एक इस मूवमेंट की वजह से यहाँ पर इंड्यूस हो गया। तो अब क्या होता है, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है, मान लीजिए कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो इसके ऑपोजिट होती है। किसके ऑपोजिट होती है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन होती है हमारी इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए क्या होगा,
आपने मान लीजिए इस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा और जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ उसकी डायरेक्शन ये है, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओपोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसीलिए जो है कुछ न कुछ जो इसका प्रभाव है, इसका जो कुछ न कुछ डोमिनेंसी है वो बची रहती है, जिसकी वजह से जो इंड्यूस हुआ मैग्नेटिक फील्ड है वो इसकी कुछ अमाउंट को ही कैंसिल कर पाता है और हमारी जो वैल्यू होती है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। तो जैसे अब एग्जांपल की बात करते हैं, मैं बेंजीन की बात करता हूं दोस्तों। देखिए बेंजीन के एग्जांपल की सहायता से आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है मैंने कुछ यहाँ स्लाइड के ऊपर लिखी हुई, आप इसको देख भी सकते हैं कि जो क्वांटिटी होती है सिग्नल की वो बताती है एक सर्टेन मॉलिक्यूल के अंदर कितनी वैरायटी के प्रोटॉन है, और जो प्रोटॉन है उसको हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन ऑफ सिग्नल को देख करके बता सकते हैं कि कितने टाइप के प्रोटॉन हैं। उसके बाद यहां से देखिएगा, द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक फील्ड की अप्लाई जो करते हैं हम, वो सर्कुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन का दैट सराउंड द न्यूक्लियस या प्रोटॉन, जो प्रोटॉन और न्यूक्लियस को सराउंड करे होते हैं। और व्हेन ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड टू ऑब्टेन पीएमआर स्पेक्ट्रम, क्योंकि पीएमआर स्पेक्ट्रम या H1 NMR या कोई भी हम NMR की बात करते तो उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन आपने देखी, आपने जाना था कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी कराएंगे या हम हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएंगे तो उसी केस में तो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेंगे और इसकी वजह से एक अलग इंड्यूस होगा। सेम ऐसा ही बेंजीन के केस में मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, ये जो है मैंने बेंजीन रिंग बनाई है, ये आप देख सकते हैं। अब ये बेंजीन है, इसके पास यहाँ इसके हाइड्रोजन होंगे कुछ ऐसे, ये हाइड्रोजन होगा, ये बेंजीन के हाइड्रोजन है। अब क्या होता है, इसकी बेंजीन रिंग के देखिए ये p ऑर्बिटल होगा। आप जानते हैं कि अल्टरनेट जो इसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए कि एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है और एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, ये p ऑर्बिटल से मिलकर के बने होंगे। यहाँ हर एक पोजीशन के ऊपर आपको p ऑर्बिटल की लोब्स जो है वो देखने को मिल जाएंगी। यानी कि कुछ ऐसा कि आपका 6 मेंबर की एक रिंग, हर एक कॉर्नर के ऊपर p ऑर्बिटल, 6 के 6 कॉर्नर पर p ऑर्बिटल आपके होंगे। तो अब जो p जो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए कि मैंने इस डायरेक्शन में जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूक्शन करा दिया, यानी कि इस डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दिया। ठीक है, ये कुछ डायरेक्शन थी मेरी, इसमें मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा दिया। तो इसके इंडक्शन होते ही क्या होगा, यहां पर जो p ऑर्बिटल्स आप देख सकते हैं, ये आपका बेंजीन की रिंग, p ऑर्बिटल 6 ऊपर की तरफ होंगे, 6 नीचे की तरफ। तो जो उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन है वो रोटेशन स्टार्ट कर देंगे, और जैसे ही रोटेशन वो स्टार्ट करेंगे तो दोस्तों आपने देखा था वो फिनोमिना, फिजिक्स वाला मैंने बताया था, जैसे कि वायर में रोटेशन या उनका सर्कुलेशन होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ऐसे जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा, और कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दोनों साइड में, नॉर्थ से साउथ की तरफ इनका मूवमेंट आप ये तो 10th क्लास से जानते आ रहे हैं। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पास होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो यानी कि कुछ ऐसी मैग्नेटिक, ये पूरी मैंने नहीं दिखाई है, फिर हमारा थोड़ा सा खिचड़ी बन जाती। तो ये जो है, ये व्हाइट कलर की आप लाइंस देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ये जो एरो है, ये एरो आपको बताती है ये है हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों ये है हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात देखिए, ये जो बीच में सेंटर पर है इसकी डायरेक्शन और जो मैंने अप्लाई करा है, देखिए ये जो डार्क है ये आपको बताता है हमारा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों कि ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए मैंने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करा, लेकिन अब यहां क्या होता है, जब इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करती है तो बाहर की तरफ जो ये देखने को मिलता है आपको सिनेरियो कि बाहर की तरफ तो इसकी डायरेक्शन, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इस बेंजीन रिंग के सेंटर में जो आप देख रहे हैं यहां पर जो इसकी डायरेक्शन है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो इसके कारण क्या होगा, अब जो बाहर की तरफ यानी कि बेंजीन रिंग के, देखिए क्या है C6H6 इसका फॉर्मूला है, 6 हाइड्रोजन बाहर की तरफ अटैच होंगे, तो वो जो बाहर वाले 6 हाइड्रोजन होंगे उनके जो एनवायरमेंट होगा वो क्या करेंगे, अब उनकी वैल्यू काफी ज्यादा आएगी, क्योंकि देखिए कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड ये था, कुछ जो है इसके अंदर इंड्यूस हुआ और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो जो बाहर वाले जो हमारे हाइड्रोजन हैं या बाहर वाले जो प्रोटॉन हैं वो अब पहले की अपेक्षा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड को महसूस करेंगे, और जिसकी वजह से उनके अंदर क्या होगा, ये हमें अपने आप क्या करेंगे, ये इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इनकी वैल्यू लगभग 7.27, यानी कि बेंजीन रिंग से जुड़े हुए प्रोटॉन की जो वैल्यू है वो 7.27
पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर या हर, हम तो इसको डेल्टा वैल्यू लिख लेते हैं कि डेल्टा वैल्यू पे आती है। और अब जो बचे अंदर वाले, यानी कि अगर किसी रिंग के अंदर बीच में सेंटर पर कोई प्रोटॉन आता है तो उसकी जो वैल्यू है इस मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। तो ऑपोजिट होने की वजह से क्या होगा, इनकी वैल्यू काफी नीचे आ जाती है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं शील्डिंग और डीशील्डिंग। तो शील्डिंग क्या है, डीशील्डिंग क्या है? जब शील्डिंग क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो जो इंड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड उसकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ही इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा, और इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगी तो उस केस में क्या होगा, अगर वो अप्लाइड की डायरेक्शन में है तो हमारा जो है वो वैल्यू बढ़ जाएगी, और वो अप्लाइड की डायरेक्शन के ऑपोजिट है तो वैल्यू कम हो जाएगी। तो सेंटर वाले प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो पेरीफेरी वाले की बात करेंगे तो जो पेरीफेरी पे हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो ये करंट इसके अंदर इंड्यूस हुआ है इसको हम बोलते हैं डाई मैग्नेटिक करंट, और ये हमारा जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। अब शील्डिंग और डीशील्डिंग और डाई मैग्नेटिक करंट, और जो हमारा क्या है जिसकी वजह से शील्डिंग और डीशील्डिंग की वजह से हमारा डाउनफील्ड और अपफील्ड की जो टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, सारी टर्म्स एक दूसरे से रिलेटेड टर्म्स हैं। तो देखिए आपको क्या बताता है कि द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली पाई इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ क्या करते हैं, जनरेट करते हैं कि इंड्यूस्ड फील्ड दैट डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द इंड्यूस्ड फील्ड, जो इंड्यूस्ड फील्ड के अंदर उनकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो या तो इसको ओपोज कर सकते हैं, कैन आइदर ओपोज और रीइंफोर्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा वो अप्लाइड की डायरेक्शन में भी हो सकता है या उसकी डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। वो या तो अलाइनमेंट में आ सकता है या उसको रीइंफोर्स कर सकता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या बताता है, द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन डेरिवेटिव, जैसे कि जनरेट करता है एक इंडक्टिव फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड दैट रीइंफोर्स द अप्लाइड फील्ड एट प्रोटॉन। ये इसके सेंटर में जो प्रेजेंट होता है, ये इसकी जो वैल्यू है ये काफी कम आती है और बाहर वाले की वैल्यू काफी बढ़ जाती है। आपको मैं फर्दर जो डिटेल आगे हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की बात करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमारे जितने भी ओलिफिन्स हैं, हमारे कार्बोनाइल्स हैं, हमारे जो रिंग वाले सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम है, उनके अंदर इतना इजाफा हो जाता है उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू में। ये सारी बातें मैं आपको फर्दर डिटेल में बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा। तो दोस्तों यहां से आप जान पाए होंगे कि शील्डिंग और डीशील्डिंग क्या है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर्कुलेशन हुआ जब इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ, और जब उस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करा, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करा, तो अपोज की वजह से जो उसकी वैल्यू थी वो वैल्यू कम हो जाती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं शील्डेड का फिनोमिना, यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन ने प्रोटॉन को शील्ड कर लिया। कुछ और आसान शब्दों में आपको बताऊं कि अगर इस फिनोमिना की वजह से हमारी वैल्यू बढ़ जाती है तो हम बोलते हैं कि हमारे पास शील्डिंग का केस आया है। वैल्यू घट जाती है तो की बात है शील्डिंग, और अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे पास आता है डीशील्डिंग। यानी कि शील्डिंग के केस में डेल्टा वैल्यू नीचे की तरफ आएगी, डीशील्डिंग के केस में ज्यादा होगी। आपके सामने लिखा भी आप देख सकते हैं कि सर्कुलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देखिए मैंने आपको बताया था ना, ओलिफिन्स आ गए हमारे, ओलिफिन्स कार्बोनाइल, इनके केस में क्या देखते हैं कि जो सर्कुलेशन होता है, एसिटाइलिन के केस में आपको एक और फंडा दिखेगा। यहाँ एसिटाइलिन की बात करिए, अभी आपको बताऊंगा। देखिए एसिटाइलिन की भी आपको बात कराई गई है। देखिए उसके पहले इससे बताता हूं कि व्हेन द इंड्यूस्ड फील्ड ओपोज द अप्लाइड फील्ड, जब आपका इंड्यूस्ड फील्ड अप्लाइड फील्ड को अपोज कर देता है तो द प्रोटॉन्स रियल फील्ड डिमिनिशेस, दो प्रोटॉन को जितना फील्ड महसूस करना चाहिए था वो डिमिनिश कर जाता है, वो घट जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि मैंने 1.4 टेस्ला या और ज्यादा ले लेते हैं, मान लीजिए कि मैंने 2.35 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड जो है अप्लाई करा था, लेकिन शील्डिंग होने के कारण इलेक्ट्रॉन ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था और एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस हो गया जिसने अप्लाइड की वैल्यू को कम कर दिया। तो अब हमारे प्रोटॉन जो हैं अब 2.35 टेस्ला महसूस नहीं कर रहे, वो 1.4 टेस्ला या कुछ भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को वो महसूस करेंगे। तो अगर ये वैल्यू प्रोटॉन के रियल फील्ड की वैल्यू अगर डिमिनिश हो जाती है तो इस प्रोटॉन को हम बोलते हैं शील्डेड प्रोटॉन, और अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है दोस्तों, यानी कि स्लाइटली इंक्रीज
द अप्लाइड फील्ड मस्ट बी स्लाइटली इंक्रीज टू अचीव द सेम इफेक्टिव फील्ड intensity at which absorption occur. Shielding thus cause absorption to move upfield. Upfield होता है shielding के कारण। देखिए यही थोड़ी सी चीज आपको बतानी थी, अपफील्ड और डाउनफील्ड। देखिए क्या होगा, shielding के कारण वैल्यू घटेगी और हमारा डी शील्डिंग के कारण वैल्यू बढ़ेगी। अब फर्दर आप इसको कैसे देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि शील्डिंग दस कोज एब्जॉर्प्शन टू मूव अप फील्ड, यानी कि देखिए दोस्तों यहां से आप थोड़ा सा जो डिस्ट्रैक्शन आपको महसूस हो सकता है, आप अप फील्ड का मतलब क्या मान सकते हैं कि वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जब आप पीक को देखेंगे तो हमारे पास मैंने पीक बताई थी कि देखिए टीएमएस ऐसे एब्जॉर्ब करते, ये जीरो वैल्यू होती है हमारे पास। मान लीजिए आपके पास यहां कोई पीक आई थी, ये जो रेफरेंस हम टीएमएस लेकर के चलते हैं उसकी वैल्यू हम जीरो मान के चलते हैं। तो अगर इसके अंदर हमारा क्या हो रहा है, हमारा इसके अंदर शील्डिंग हो रही है, तो ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगी और इसको हम बोलते हैं अप फील्ड। दोस्तों क्या बोलते हैं, अप फील्ड। यानी कि वैल्यू का घटना, कौन सी, डेल्टा वैल्यू का घट जाना, उसे बोलते हैं अप फील्ड। और डेल्टा वैल्यू, क्योंकि डेल्टा स्केल की बात कर रहे हैं, और डेल्टा वैल्यू का बढ़ जाना उसे हम बोलते हैं दोस्तों डाउन फील्ड। दोस्तों डाउन फील्ड, जी हाँ दोस्तों, अपफील्ड और डाउनफील्ड। आपको देख करके लगेगा कि अपफील्ड मतलब बढ़ रही है, लेकिन अपफील्ड का मतलब होता है डेल्टा वैल्यू का कम हो जाना या शील्डिंग हो जाना। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द इंड्यूस्ड फील्ड रीइंफोर्स, यानी कि ओपोज करता है, रीइंफोर्स का मतलब है ओपोज द अप्लाइड फील्ड। जब अप्लाइड फील्ड को ओपोज कर देता है तो जो एक्चुअल फील्ड एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन इंक्रीज, जो एक्चुअल फील्ड हमने लगाया था, जितना हमने अप्लाई करा था, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और वैल्यू बढ़ने के फिनोमिना को हम बोलते हैं कि हमारा प्रोटॉन तो डीशील्डेड प्रोटॉन है। दोस्तों ऐसा केस हमने देखा, और इस केस में क्या होगा, डीशील्डेड यानी कि वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि वैल्यू डाउन फील्ड की तरफ चली जाएगी। ये हमारा केस था डीशील्डेड का, शील्डेड का, एक रिंग के केस में, या एक कार्बोनाइल के केस में, या हमारा एक ओलिफिन के केस में। लेकिन एसिटाइलिन के केस में थोड़ा सा देखिएगा। देखिए आपको बताता हूं, आपको ये जो सिलेंड्रिकल कुछ एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वास्तव में क्या है, ये मैंने यहां पर आपको एसिटाइलिन का केस समझाने की कोशिश करी है। एसिटाइलिन क्या होता है, कोई भी हमारे पास एक एल्काइन जिस कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, यहां पर आप इसको प्रोपाइन ले सकते हैं, इथाइन ले सकते हैं, कुछ भी। चलिए हम इसको प्रोपाइन ले लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार का सिनेरियो आपको मिलेगा। यानी कि जो हमारा एसिटाइलिन होता है वो एक लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस एसिटाइलिन को मैंने ऐसे लिख दिया है, यानी कि मैंने इसको लिख दिया है कुछ ऐसे। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहां पर हमारे पास ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको मैंने येलो कलर से आपके सामने प्रदर्शित किया है। अब मान लीजिए कि मैं इसके ऊपर जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करा देता हूं। ठीक है, आप इसको देखते हैं कैसे, ऐसे मान लीजिए मैंने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इंड्यूस करा दिया, तो ये है मेरा इंड्यूस्ड, नहीं अप्लाइड, सॉरी अप्लाई करा दिया, इंड्यूस तो खुद ही पैदा होता है। ये है मेरी डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद अब इसमें से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। और यहां पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड था ना, ट्रिपल बॉन्ड आपको कुछ ऐसे दिखेगा ये वाला। लेकिन इस केस में क्या होगा, वहां पर जब एक बेंजीन की बात करी थी तो वहां जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हुई थी वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोड्यूस हुई थी। लेकिन एसिटाइलिन के केस में ऐसा नहीं होता है। यहाँ ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसी के प्लेन में प्रोड्यूस होती है कुछ इस तरह से, यहां से, यानी कि यहां से निकल करके ऊपर ऐसे जाती हैं, यहां से ऐसे ऐसे, ये आप देख सकते हैं। तो क्योंकि इस केस में क्या होगा, यहां पर अब जो इसके प्रोटॉन इसके बीच में आएंगे, देखिए आपको कोन बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा कुछ। जब आप इसको ऐसा नजर डालते हैं तो यहां ऐसे कुछ कोन बनता है। ऐसा ही कोन आपने देखा था कि जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी हमारी, किसके केस में, आपकी रिंग के केस में 6 मेंबर रिंग देखी थी तो बीच में कोन बना था। अब जितने भी प्रोटॉन उस कोन के बीच में आएंगे ना, वो सारे के सारे शील्डेड प्रोटॉन हैं। और जितने भी प्रोटॉन उस कोन से दूर की तरफ जाएंगे, कोन जैसे ये कोन है, कोन के जो बाहर की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो पेरिफेरी थी, जितने वहां आएंगे वो सारे के सारे डीशील्डेड होंगे। अब CH3 जो था वो तो कोन के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये कोन का आप नीचे रास्ता देख सकते हैं, कुछ कोन है। अब CH3 तो हमारा कोन के अंदर आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू घट जाती है। यानी कि जहां आपको वैल्यू बेंजीन के केस में 7.27 के ऊपर देखने को मिली थी, यहां पर ये वैल्यू जो है लगभग 3 से 4 के बीच में रह जाती है।
क्योंकि यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो उसके परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होता बल्कि उसके सेम प्लेन में होता है। आपको एक लाइन एसिटाइलिन की पीछे भी देखने को मिली थी कि द सर्कुलेशन ऑफ एसिटाइलिन पाई इलेक्ट्रॉन जनरेट्स एन इंड्यूस्ड फील्ड दैट रेजिस्ट द अप्लाइड फील्ड एट द प्रोटॉन। यानी कि देखिए क्या आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, देखिए जो व्हाइट लाइन आपको दिख रही है, ये हमें डायरेक्शन बताती है हमारा इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की। तो आपको बताया गया है कि इंड्यूस्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेजिस्ट करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, और जिसकी वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाती है। यहां आप देख भी सकते हैं कि जो डी शील्डिंग शिफ्ट करता है एब्जॉर्प्शन को डाउन फील्ड की तरफ। दोस्तों मैं आपको यहां अंडरलाइन करके दे देता हूं ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सके, इस बात को गांठ बांध करके लिख सकें कि डी शील्डिंग जो है ना वो डाउन फील्ड की तरफ लेकर के जाता है। और फॉर एग्जांपल द इंड्यूस्ड फील्ड अपोज द अप्लाइड फील्ड एट द एसिटाइलिन प्रोटॉन। एसिटाइलिन के केस में क्या होगा, इंड्यूस्ड जो फील्ड है जो यहां पर इंड्यूस हो रहा है वो अपोज करेगा हमारे अप्लाइड को, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी डायरेक्शन ऐसे है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, और जब दोनों एक दूसरे को अपोज कर देंगे तो यहां से हम देख पाएंगे कि एसिटाइलिन प्रोटॉन आर शील्डेड एंड एब्जॉर्ब अप फील्ड, यानी कि शील्डिंग होने के कारण ये अप फील्ड की तरफ जाते हैं, जबकि बेंजीन जो प्रोटॉन है वो डाउन फील्ड की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था वो मैंने आपको बता दिया है, अंडरलाइन कर देता हूं अपनी नोटबुक में, आप इसको लिख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है शील्डिंग और डीशील्डिंग का, एसिटाइलिन और हमारा जो दूसरा केस बेंजीन का, उसके केस में। आज की क्लास में काफी जो इंपॉर्टेंट इफेक्ट था हमारा, हमने इसके बारे में जाना है, शील्डिंग और डीशील्डिंग क्या होता है। अब आने वाली क्लासेस में इसके बाद की जो कहानी है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगली कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।